नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हमने आदिकाल फिनिश किया है। उसमें आपका मीर खुसरो रह गए हैं, लेकिन आदिकाल के मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूं आपके लिए। और आदिकाल यदि आपने पूरा पढ़ लिया है तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं जो आपको मॉक टेस्ट दूंगा उनका लेवल क्या है और वो किस तरीके के प्रश्न हैं। दोस्तों, आप जब ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल क्लास में बैठे हो या फिर मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हो और वो लेवल के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर। यह कथन किसका है? मतलब कोई बोल रहा है कि अगर शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, ना तो और ना उसे छोड़कर। ये किसने बोला? बच्चन सिंह ने, नामवर सिंह ने, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह, जो इन्होंने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो उसी के अंतर्गत ये लाइन आई थी। और इन्होंने एक लाइन और बोली थी, किसके लिए? रामचंद्र शुक्ल के लिए बोली थी कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। क्या बोला था? नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो ये भी लाइन बच्चन सिंह की ही है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गिरियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, श्याम सुंदर दास ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? आप सभी को पता होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, इस चीज को जरा सा याद रखना आप लोग। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? क्या कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश से या अपभ्रंश साहित्य से विकसित हुआ है। ऐसी एक लाइन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी चौथी। क्या बोल रहे हैं ये? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सैंगर या कारसदा तासी? तो ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा। कारसदा तासी, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, आप सभी ने पढ़ रखा होगा 1839 और 1847, जिसका दूसरा भाग 1871 में आया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न बन रहा है, शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन के आधार पर साहित्यिक रचनाओं का पहली बार काल विभाजन कब हुआ? 1929, 1930, 1935 या 1940? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1929, जो कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है छठी। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे प्रश्न आपको चाहिए, हम उसी तरीके से प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो ये क्या बोल रहा है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य विमर्श, भाषा काव्य संग्रह। तो इसके और ऑप्शन भी थे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य विमर्श, और ये भी सारे विकल्प है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन बी ही इसका सही है। बी क्यों है? भाषा काव्य संग्रह जो है महेश चंद्र शुक्ल का था, जो कि 1873 में आया था। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सैंगर का 1883 में आया था। मिश्र बंधु विनोद जो आया है 1913 में। मिश्र बंधु विनोद 1913 में आया था।
और अगर हम बात करें हिंदी साहित्य विमर्श पद्म उसके थे ब्रजहरि कुछ क्या नाम है इनका, राइट मैं भूल रहा हूँ, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है ना, 1923 का था ये, याद आ गया। एक मिनट में चाय पी लूँ अपनी, फिर मैं स्टार्ट ही करता हूँ। अब पढ़ते हैं हम 7वां प्रश्न। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है, इस मत के समर्थक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। क्या बोल रहे हैं? अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है, इस मत के समर्थक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसके विकल्प मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए विकल्प आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 1, 2 और 4, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से अलग माना था, और इन्होंने और एक थे रामविलास शर्मा, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इन चीज़ों को क्या करा था, अलग माना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आ रहा है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई, यह कथन किसका है? शुक्ल का, सांकृत्यायन का, रामविलास शर्मा का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये कथन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है आपका 9वां। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही हैं, किसका कथन है? क्या बोल रहे हैं कि आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है, किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी साहित्य यूजीसी नेट वाले में, उसमें उक्तियों के कथन वाली एक पीडीएफ है, उसको देखिए, उसमें इतने कथन डाले हुए हैं उक्तियों के, और इतने अच्छे कथन हैं कि आपको लगेगा कि बहुत सारी उक्तियाँ आपको एक साथ मिल गई और अलग अलग राइटरों की। ठीक है, 10वां प्रश्न आ रहा है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। कथन किसका है? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। आप भी देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कली काल सर्वज्ञ उपनाम से प्रसिद्ध थे लक्ष्मीधर, चतुर्मुख, आचार्य हेमचंद्र और अब्दुल रहमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आचार्य हेमचंद्र। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश के मुख्य 3 बंध हैं। अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ये बंधों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। दोहाबद्ध, चौपाईबद्ध, पधड़ियाबद्ध, गेय पद बंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। चौपाईबद्ध नहीं होता, दोहाबद्ध होता है, पधड़ियाबद्ध होता है और गेय पद बद्ध होता है। तो पधड़ियाबद्ध के प्रवर्तक कौन है? तो आप मुझे बताएंगे भी कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कूट दिया हुआ है इसमें, ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया। इनमें कौन सा कथन सही है? अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिलता है। हिंदी के प्रवर्ती साहित्य में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। रासक एक छंद का भी नाम है। शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता है। पृथ्वीराज रासों में रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो हमें सही कथन इसमें बताना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या पृथ्वीराज रासों में रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? नहीं, तो छप्पई छंद का हुआ है। कौन से हुआ है?
छप्पई छंद का। तो आपको पता भी होगा, है ना, शिव सिंह सैंगर ने उसे छप्पों का बादशाह भी कहा था। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो अब हमारे पास बच्चे देखो, अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिलता है अब्दुल रहमान का संदेश रासक मिलता है। हिंदी के परवर्ती साहित्य बाद के साहित्य में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। अनेक तो नहीं, 2-3 तो गेय काव्य जैसे बिसल देव रासो है वो हमें मिलते ही मिलते हैं, 2-3 चीज़ें। प्रमाण रासो भी है, जैसे वो गेयपद काव्य समझ लो। रासक एक छंद का भी नाम है, बिल्कुल है। शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। ये वाला बात भी बिल्कुल सही है। तो हम बढ़ते हैं आगे, मतलब कि 1, 2 और 3 वाला जो था विकल्प ऑप्शन ए इसका राइट था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 14वीं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, मैं मानता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया हुआ है। 15वां प्रश्न आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि कूट आ गया इसमें। आपको ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, और जो मेरी वीडियो देखेगा, मेरे नोट्स देखेगा, यकीन मानो जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसको लगेगा कि सारा मैटर मेरे नोट्स का ही आया हुआ है। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 15वां प्रश्न आ रहा है, आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हिंदी परंपरा के पहले कवि सरहपा भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद्रबरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार को समरस करते हैं। नाथ परंपरा योगियों को राजा बनाती चलती है। जैन कवियों का दृष्टिकोण सीधा सरल है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते। हमें सही कथन का चयन करना है, तो आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, ये देखिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। और इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हिंदी परंपरा में पहले कवि सरहपा भोग में निर्वाण, देखो सिद्धों में भोग में निर्वाण था नहीं था महामुद्रा, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग था नहीं था। अब चंद्रबरदाई और विद्यापति, चंद्रबरदाई ने वीर वाला लिखा हुआ है, उन्होंने विद्यापति ने श्रृंगार में लिखा हुआ है, पदावली इत्यादि जो लिए। तथा भक्ति में बिल्कुल राम के बारे में भी जिक्र हुआ है, उसमें बिल्कुल हुआ है, उसमें आया हुआ है। श्रृंगार को समरस करते थे, ये वाली बात भी बिल्कुल सही, दोनों सही हो गए। नाथ परंपरा योगियों को राजा बनाती चलती थी, नहीं, वो योगियों को राजा नहीं बनाती थी, राजाओं को योगी बनाती चलती थी। तो ये कोटेशन में शब्द इधर उधर होते तो सही हो जाता है ये। अब ये हो गया गलत। और जैन कवियों का दृष्टिकोण सीधा सरल है, जो अपनी धर्म साधना, तो ये वाला भी ऑप्शन इसका सही है। तो 1, 2, 4 मतलब कि 1, 2, 4 बोले तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 16वीं। धर्म, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। धर्म की ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में से सिद्ध नाथों की बानियां विविध रासों, काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो धर्म की ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, इसको ऐसे कर लो, देखो, धर्म की ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में, धर्म और ऐहिकता के द्वंद्व में, वीर और श्रृंगार के द्वंद्व में, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में से सिद्ध नाथों की बानियां विविध रासों, काव्य और पदावली के जन्म पनपते हैं। किस में पनपते हैं? सिद्ध और नाथों की बाणियां किससे पनपती थी? रासों, काव्य की जो पद थे वो कैसे जन्म पनपते थे? विद्यापति के पद कैसे पनपते थे? धर्म और ऐहिकता के द्वंद्व से, वीर और श्रृंगार के द्वंद्व से, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व से। यह कथन किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये पद है दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अगर हम देखें 1986 वाला, तो वो किसके? रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये पुस्तक है। प्रश्न देखो, तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत टफ है या फिर अजीब से प्रश्न लग रहे हैं। अजीब से हैं क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं हमें, तब हमें तो लगता है यार नेट जो सुना था वही हो रहा है।
तो हम वैसे तैयारी शुरू से करके चले ना अपनी। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्याय उचित ठहराना है, मतलब कवि का काम क्या है, देखो कवि का काम ईश्वर के कामों को न्याय उचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम, तो इतिहासकार का काम क्या है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखा सकना। यह कथन किसका है, मतलब कवि अगर भगवानों को कामों को दिखा रहा है तो साहित्यकार जो है वो कवियों के कामों को भी दिखाए। तो ये किसने बोला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन भी किसका है दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये है। मतलब कि कवि अगर भगवान के कामों को दिखा रहा है तो साहित्य के इतिहासकारों का भी काम बनता है, फर्ज बनता है कि वो कवि के कामों को भी आगे दिखाए। अब बढ़ते हैं आगे 18वें प्रश्न की तरफ। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है, मुनिजीन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये कथन किसने बोला था, ये बोला था रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो हमारा 19वां प्रश्न आ रहा है। 19वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट मेरी, हाँ, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया, तो ये पेपर में आपके बन सकता है। क्या बोल रहा है देखो, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी जिमी उजोव करेई, परम महासुख ऐखो कणे दूरी अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुहु का संबंध किस किस से है। महासुख महासुहु का तत्सम रूप है, महासुख वज्र यानियों की पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, और महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो विकल्प आपके सामने ये रहे, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि महासुख का संबंध किससे है, या महासुहु का। तो दोस्तों महासुहु, देखो एक मिनट, क्या मुझे बताओ क्या ये वाली बात सही है, बिल्कुल महासुख जो है वो महासुहु का तत्सम रूप है। ठीक हो गया। अब महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, बिल्कुल सही बात है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, बिल्कुल सही बात है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है, वो तो मदद करता है महासुख में। ठीक है, निर्वाण में मतलब महासुख मदद करता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो अब आया बहुत अच्छा प्रश्न और ये कई बार पेपरों में बना हुआ है। इसका मतलब मुझे पीछे से यहाँ पे रखना है और यहाँ का थोड़ा ज़्यादा देना ताकि मैं ऐसा कर लूँ। ठीक हो गया, मेरे समझ में आ गई बात। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्धो हेतु एक हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। पहली शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोलो तो 11वीं शताब्दी। क्योंकि देखो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात है कि क्या बोले थे वो उनने क्या बोला था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक क्या बोले थे कि अपभ्रंश की प्रधानता रही है। ठीक है, विक्रम की 7वीं सदी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, और फिर वह पुरानी हिंदी में क्या बोले थे, और वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई थी। और वो यही बोल रहा है कि ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो 11वीं शताब्दी से वो क्या होने लगी थी, क्योंकि 7 से 11 तक तो अपभ्रंश की प्रधानता रही थी, फिर वो पुरानी हिंदी में परिणित हो गई थी, लोक भाषा में परिणित हो गई थी। तो 11वीं सदी के बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लाइन थी। अब बोल रहा है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं हम, संधा भाषा कहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है हमारा,
कालक्रम की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? हम सबको पता होगा कि हेमचंद्र, सरहपा, पुष्पदंत, उदयमान। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होगा कि सरहपा का जन्म हुआ है। पुष्पदंत का सरहपा किस 8वीं सदी है, पुष्पदंत 10वीं सदी है, उदयमान 12वीं सदी, हेमचंद्र 12वीं सदी है। ठीक है, 11वीं 12वीं है, दोनों 11वीं 12वीं में चलते हैं ये। इस तरीके से आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है देखो, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे मिला देता हूँ, इतने में रखता हूँ ताकि इसे आप कनेक्ट कर लें। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बहल पंडित सहल सख्त बखानी, तो हम सबको पता है, देखो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये सरापा ने बोली थी। 9 लाख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, इस तरीके से एक लाइन थी, वो गोरखनाथ ने बोली है। बारिश बरिस ले कुकर जिए, 18 वर्ष ले जियो क्षत्रिय, ऐसी कुछ तो नहीं, 12 वर्ष ले कुकर जिए क्षत्रिय आगे जीवन को धिक्कार, इस तरीके से एक लाइन आती है ना। आप सभी को पता होगा ये जगनिक ने बोली थी प्रमाल रासों में, कहेंगे हमारे जगनिक की एक लाइन है प्रमाल रासों में। बजिया घोर निशान राज चौहान चहो दिसी, तो ये तो चंद्र बरदाई की लाइन है। तो आपको ये पता लग चुका होगा कि कौन किसके हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता, पंडित सल सख्त बखानी सरहपा का, 9 लाख की पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये गोरखनाथ की थी। 12 बरस ले कुकर जिए, तो ये बोली है आपकी किन्होंने, अरे सरहपा नहीं बोलेंगे इसको, जगनिक ना, प्रमाल रासू की लाइन है नहीं। बजिया घोर निशान राज, ये तो पृथ्वीराज रासू की लाइन है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब देखो फिर पंक्तियाँ आ गई हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं, ताकि हम इसको ऐसे मिला सकें। लो, तुम्हें भी लग रहा होगा मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, नगर बाहिरे डोंबी तोरी तोहरी, क्या बोला, कुटिया छाई, काका तरुवर पंच बिडाल, कड़ुआ बोल न बोल सी नारी, मोरा जोबना लवे नवे लरा भयो है गुलाल। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, आपको जो जो पता हो ना आप उसको जोड़ दो। जैसे कि देखो, अगर मेरे से पूछा जाए 1%, तो देखो काका तरुवर में बोलूँगा तो ये बी का देखो लुइपा है, ए में है देखो, तो भैया ये बी का ए देख लो कहाँ पे है, बी का ए देखो, डी वाला ऑप्शन ऐसे में खत्म हो गया है। अब देखो नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुटिया छाई, तो ए का दूसरा बोले तो कणप्प की ये लाइन है, देखो ये वाली, ये लाइन किसने बोली है, कणप्प ने बोली है। कड़ुआ बोल ना बोल सी नारी, ये तो नरपति नाल की है, बीसल देवरासु की थी ये। कड़वा बोरा जोबना नवेले रहो भयो गुलाल, तो ये अमीर खुसरो की लाइन है। तो हमें पता चल चुका है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक मिनट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या फिर पंक्तियां आ रही है, देखो क्या बोला है, जहीं मन पवन ना संचरई रवि शशि नहा पवेश। तो ये लाइन हम सबको पता है, ये लाइन किसने बोली है, ये किसने बोला है, सरापा की लाइन है ना, ये सरापा से जोड़ दो सीधे सीधे, है ना। जिमी जिमी लोण बिल जई, जिमी लोण बिल जई, तिमी धरणी लई चित्त, राजा रानी ले जलंधर, और राजा रानी लई बोले गली। ये तो राजा रानी वाली तो ये कंफर्म है कि नरपति नाल की होनी चाहिए। राजा रानी लई बोलाई गली लागे और रुदन कराई। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, हम इसके विकल्प देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा और हिंट मिल जाएगी। ओ विकल्प तो इसके मिले नहीं है, तो हमें इसको यहीं पे मिलाना पड़ेगा। देखो जहीं पवन ना संचरई रवि शशि नहीं पवेश, अगर हम बात करें तो ये किसकी है, देखो सरापा की है, ये तो कंफर्म हो गया। एक मिनट, जिमें लोण बिल जाई पणिये तिमी धरणी लई चित्ती, ये तो ये कणपा की लाइन है। राजा रानी वाली बात कर रहे हैं तो ये नरपति नाल की है। आँखियों देखे काना सुने, ये बोला गया है जलंधर नाथ ने। ठीक है, आँखा देखे काना सुने, जैसा बाहें तैसा लूणे। तो इसमें विकल्प मेरे से कट गए हैं, मैंने बनाई थी पीडीएफ, वो कट गए होंगे, तो उसका हमने आपको मिला के दे दिया है। कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी इसमें पक्का। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना? राहुल सांकृत्यायन ने किसको बोला है, शंभू को या पुष्पदंत को, सरहपात को या गोरखनाथ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध सिद्धों के संबंध में सही कथन कौन सा है? बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता असंदिग्ध है,
इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का उचित विरोध किया, किंतु ऐसे कर्म कांडों की सृष्टि की जो और भी गर्भित थे। संतों ने उनके विरोध पक्ष का तो अपनाया, किंतु गर्हित कर्म कांडों का परित्याग कर दिया। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्यापद साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। तो हमें इसमें क्या बताना है, सही कथन का हमें दोस्तों बताना था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बौद्ध सिद्धों की साहित्यता असंदिग्ध है, असंदिग्ध नहीं है, संदिग्ध है। इतिहास जो हम देखेंगे वो क्या प्योर है कि कोई सा भी नहीं है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा असंदिग्धता आदिकाल के अंदर तो वैसे भी मिलती है। तो ये असंदिग्धता है, तो इसमें ऑप्शंस ए तुम्हारा कट हो गया। देखो ये भी कट कर दो, ये कट कर दो और ये कट कर दो। बचा हमारे पास 2 3 4 सही, मतलब कि धार्मिक कर्म। देखो अब सुनो समझाओ, बौद्ध और सिद्धों ने धार्मिक कर्म कांडों का उचित विरोध किया था, बिल्कुल धर्म अर्म का विरोध करते थे वो बिल्कुल, किंतु ऐसे कर्म कांडों की सृष्टि की जो और भी गर्भित थे। मतलब कि तुम्हें पता है सिद्धों के यहाँ मोक्ष महामुद्रा वाली जो वो थी, या फिर पंच मकार थे, वो और भी ज़्यादा ग्रहित थे, वो और भी ज़्यादा खराब हो गए, और भी ज़्यादा निंदनीय हो गए वो काम, और भी ज़्यादा सृष्टि की जो और भी गर्भित थे। लेकिन संतों ने क्या करा, उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, मतलब कि जो धार्मिक कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया था उसको तो अपनाया, किंतु ग्रहित कर्म कांडों का परित्याग कर दिया। बिल्कुल सही बात है, जो वो पंचमकार थे, स्त्री संसर्ग था, उन चीज़ों को उन्होंने परित्याग कर दिया, ये बात भी सही है। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्यापद बाद में क्या होते हैं, साखी और शब्दी में रूपांतरित हो जाते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 और 4 इसके सही हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रहा हमारा 30वां प्रश्न है। तो 30वां प्रश्न है, बाहेणी माँ जानत हे भेरू अवई पणियु ए चौबेरू मट्टी पानी कुश लई पड़ंत धरही बसई अगी हुणंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की, गोरखनाथ की, सरहप्पा की, रैदास की, या फिर कबीरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरहप्पा की ये पंक्ति है दोस्तों। किसकी है ये, सरप्पा की ये पंक्ति है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहिए जो कि आपको ये चीज़ें अंदर से वो कराएं कि यार क्या क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी साहित्य वाले खासकर कर लो, है ना। आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। मेरी वीडियो से मैं नहीं मानता कि मेरी वीडियो अगर तुमने देख भी ली है तो उससे तुम्हारा टाइम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरी वीडियो कोई देखेगा तो उसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट होंगे कि उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा। उनको ये नहीं लगेगा कि हमने आधे घंटे वीडियो देखी, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वीडियो देखी, हमारा समय ख़राब हो गया, ये तो बेसिक था, कुछ भी नहीं था इसमें नया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नोट्स ऐसे हैं, क्योंकि उन नोट्सों से पढ़ के हमने एग्ज़ाम काटे हैं, और हमने हमारे बच्चों ने भी एग्ज़ाम काटे हैं, तो मुझे पता है उनकी वैल्यू क्या है। आप इस चीज़ को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके मन के ऊपर बात है दोस्तों। मैं ये कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब ही करना है आपने। आपको लगता है कि आपसे ज्ञान मिल रहा है आपको, तो ज्ञान आपको अगर मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बाकी मैं ये चीज़ें आप पर ही छोड़ता हूँ कि आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हम स्टार्ट करेंगे 30 से या 31 से ही अगले प्रश्न को। मैं सोच रहा हूँ 31, हाँ 31 भी तो बना हुआ है। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाएं संग्रहित है। तो देखो हिंदी काव्य धारा किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की थी ये, किसकी है ये, राहुल सांकृत्यायन की है। तो कितने सिद्धों की रचनाएं हैं, तो याद रखना हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।